जय हिंद। वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। बच्चों, आज हम एनडीए 2023 के तहत मॉक टेस्ट लाए हैं जिसमें हम बेहतरीन 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, हर एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश की गई है। तो सीखते हैं पहला क्वेश्चन। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। अब आपसे बोला गया है कि जो ब्लू कलर है स्काई का वो किस वजह से होता है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू जनरली होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ध्यान से सुने, ब्लू कलर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक तरीके से क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है। कैसे? जिस कलर की वेवलेंथ यदि डस्ट के साइज के पार्टिकल से मैच करेगी उसी कलर का क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। तो ध्यान रखेंगे यहां पे जो आंसर होगा वो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल। ध्यान रखें, यदि ये ऑप्शन यहां नहीं होता और बाकी के तीन दिए रहते तो अब हम सेकंड ऑप्शन पे जा सकते थे, लेकिन फिलहाल यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल। जो ब्लू कलर की लाइट है या उससे जो इंडिगो है उस तरह की जो वेवलेंथ होती है क्या होती है, काफी कम होती है। तो डस्ट पार्टिकल से उन वेवलेंथ का साइज क्या करता है, मैच करता है, इसलिए वो कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। दूसरा है आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द एटम दिस। यदि कोई एटम आपको दे रखा है, आपसे बोला गया है कि इससे अल्फा पार्टिकल क्या हुआ है, एमिट हुआ है, तो बताइए कि जो आपका डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा है ना, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटम विल बी। तो बताना है कि जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसमें कितना होगा। तो हम जानते हैं जब भी किसी एटम से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ध्यान रखेंगे उसके एटॉमिक नंबर में, जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 2 की कमी आ जाती है, यानी कि 90 - 2 कितना होगा, 90। और एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है, तो 238 से यदि अल्फा निकलेगा तो जो डॉटर न्यूक्लिया होगा वो कितना होगा, 234 होगा। लेकिन हमसे पूछा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक मास नंबर से यदि आप एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 144। यानी कि जो डॉटर न्यूक्लिया होगा उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 144 होंगे। नेक्स्ट लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखेंगे जो सही नहीं है वो चूज करना है। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है सर, वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, वो न्यूक्लियस के अंदर होने वाला एक फिनोमेना है। ध्यान रखेंगे जो रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है वो ना तो एक्सटर्नल टेम्परेचर से अफेक्ट होता है और ना ही एक्सटर्नल प्रेशर से अफेक्ट होता है। फिर से सुने, रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेना है जो कि ना तो एक्सटर्नल प्रेशर से अफेक्ट होता है और ना ही एक्सटर्नल टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पे लिखा इट्स रेट इज अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन नहीं होता है, इसलिए आपको इनकरेक्ट चूज करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दियर लीनियर मोमेंटम। अब हमें मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है √2m E का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी। अगर सुने ध्यान से, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हम लिख सकते हैं P1/P2, ऐसा लिख सकते हैं √m1 अपॉन √m2। जरा सुने ध्यान से भाई, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ई के से ई के कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा। तो पहले का मास कितना दे रखा, √1, दूसरे का कितना दे रखा, √4। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/2। ध्यान रखेंगे कई बच्चे यहाँ पे 1/4 भी कर सकते हैं, लेकिन √4 का अगर बाहर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उनका जो मोमेंटम रेशियो है वो 1:2 रहेगा। नेक्स्ट, the kinetic energy of needed to project a body of mass m from the earth surface to infinity। अब सुने ध्यान से, यदि आपको अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पे फेंकना है कि वो वापस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आए, उसी को बोलते हैं इन्फिनिटी। अब हम जानते हैं यदि किसी ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट करना है तो उसको एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी कि √2gr। अब अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी तो हम लिखेंगे ½ तो ½ का मतलब है इसके वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2gr आएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा तो यू विल गेट mgr। यदि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक आपको प्रोजेक्ट करना है तो आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी mgr तो देनी ही पड़ेगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इफ इन अ सर्कुलर कॉइल ए
of radius r, current I is flowing, and in another coil B of radius 2r, a current 2I is flowing. The ratio of magnetic field BA and BB. अब सपोज करो दो कॉइल हैं, ये आपकी ए कॉइल है और ये आपकी बी कॉइल है। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ध्यान रखेंगे किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर हम करें बी ए अपॉन बी बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं क्या होगा, आई ए अपॉन आर ए, है ना, क्योंकि आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनटू में क्या लिखेंगे, आर बी अपॉन आई बी। यहां तक सभी को क्लियर? तो आई ए की वैल्यू कितनी है सर, आई है। आर बी की वैल्यू कितनी है, 2r है, तो यहां पे रख देंगे 2r। आर ए की वैल्यू कितनी है, r, और बी कॉइल में करंट कितना है, 2i है। तो आप देखेंगे यहां से सब कुछ कैंसिल आउट, आई से आई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, यानी कि जो बी ए अपॉन बी बी होगा उसका रेशियो क्या आएगा, 1:1, यानी कि दोनों का क्या होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसलिए आप देखेंगे आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1:1 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट लिखा है इन अ डायनेमो, डायनेमो का मतलब है आपका जो जनरेटर है वो क्या करता है, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सही है। देखो डायनेमो यानी कि जनरेटर को हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से आपने क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखेंगे वो क्या बनाता है, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट आपको बनाता रहता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बनेगा मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये नहीं होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ये कौन करता है, आपका मोटर करती है। मोटर में आप क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे आपको क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन सनलाइट फॉल ऑन अ सोप बबल ब्राइट कलर्स आर सीन, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। अगर आप देखें, ध्यान से देखेंगे, यदि आपका कोई सोप बबल है, इस पे जब आपकी सनलाइट पड़ती है तो ये थोड़ा सा ब्राइट दिखता है। ऐसा फिनोमेना किसकी वजह से होता है, तो ऐसा ना तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता, ना डिस्पर्सन की वजह से होता, ये होता आपका इंटरफेरेंस। ध्यान रखेंगे, जब आप इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव जिनका फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट, या आपका क्या हो, जीरो हो, वो दो वेव जब कहीं पे इंटर सुपर इंपोज करती हैं तो वहां पे जो फिनोमेना होता है उसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। यहां पे कुछ ऐसे ही होता है, जो लाइट वेव है उनमें दो वेव आपकी कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, तो वहां पे आपको कैसे दिखती है, उसकी फ्रिंजेस टाइप की दिखती है, ब्राइट फ्रिंजेस, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोला गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a concave mirror of focal length f produces an image n times of the size of the object. If the image is real, then the distance of object from the mirror. यानी कि आपको ध्यान रखेंगे, ये कोई कनकेव मिरर है, इस तरीके से आपका कनकेव मिरर होता है। ठीक, आपसे बोला गया इमेज रियल बनी है, ध्यान रखेंगे, यानी कि इमेज इसी तरफ बनी है। कनकेव मिरर में यदि आपकी इमेज रियल बन रही है तो इसी तरफ आपकी बनेगी। अब हम जानते हैं जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u। अब अगर कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव, तो हमने लिखा -f। v क्या है, रियल इमेज बनी तो v भी क्या होगा, निगेटिव, तो -1/v, और u तो क्या रहता है, निगेटिव, तो क्या लिखेंगे, -1/u। अगर आप यहां से देखेंगे तो हमें 1/u चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, -1/v प्लस 1/f, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि f उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव और -1/u इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हमें दे रखा है n टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर के केस में क्या होता है, -v/u, जो कि आपको दे रखा है n टाइम्स। यहां से हम लिख सकते हैं -v बराबर क्या होगा, nu होगा। ध्यान रखेंगे, यहां से हमने लिखा -v बराबर nu। अब हम -v की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो आएगा 1/u इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां हम लिख सकते हैं 1/nu प्लस 1/f, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, देखो यहां माइनस था, एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं माइनस, देखो ये माइनस था, हमने माइनस की वैल्यू रखी nu, तो एज इट इज आ जाएगा। अब हम यहां से लिख सकते हैं कि जो u होगा वो कितना होगा, हम यहां से लिखेंगे 1/u, हमने कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा 1 प्लस 1/n, आपका इस तरफ से बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/f। अब हमें 1/u चाहिए तो इस तरफ चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 1/f, ये क्या हो जाएगा, इस तरफ से अगर लिखेंगे तो ये जाएगा n/n प्लस 1। अब आप देखिए आंसर नंबर कौन सा होगा, n 1/f,
ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 1/u बराबर क्या होगा, 1/f ब्रैकेट में n/n+1, अगर हम u निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, तो क्या आएगा n+1 इंटू एफ अपॉन में n, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर हो आप कर सकते थे इसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन बॉल एंड वुडन बॉल ऑफ द सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम द हाइट h इन वैक्यूम, द टाइम टेकन बाय द बोथ ऑफ देम टू रीच द ग्राउंड आर। अब सुने ध्यान से, जब हम जानते हैं कि किसी हाइट से यदि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका जाता है तो उसको जो टाइम लगता है पहुंचने में, उसका फॉर्मूला होता है √2h/g, ये सभी को पता होगा। अब सुने ध्यान से, यदि वैक्यूम में है तो ध्यान रखेंगे g सब पे सेम लगेगा, और यदि h सेम है तो सबके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे मास का जिक्र नहीं है फॉर्मूले में, इसलिए जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग होती, क्योंकि सबका मास क्या है, अलग अलग है। टाइम पूछा गया तो टाइम सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, वटेवर हो, चाहे वुडन बॉल हो चाहे आपकी आयरन बॉल हो, इसलिए दोनों को टाइम क्या लगेगा, सेम। तो आंसर होगा एग्जैक्टली सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is fired in the horizontal direction with the velocity of 150 मीटर पर सेकेंड from a pistol of mass 1 kg। तो आपसे रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछिए। तो हम जानते हैं यदि किसी बुलेट से आपसे कोई, यदि किसी पिस्टल से बुलेट फायर की जाती है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो हम लिख सकते हैं m1v1 बराबर m2v2, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं है तो केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो अगर m1 हमने मान लिया आपका क्या है, बुलेट है, तो बुलेट का मास कितना है, 20 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। आपकी इसकी वेलोसिटी कितनी देर की, 150 मीटर पर सेकेंड। आपका पिस्टल का मास कितना, 1 केजी, आपको v2 ही चाहिए, तो हमने सॉल्व किया ये। तो इस 0 से 0 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो 15 2 जा कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी क्या आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे 3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे रिकॉइल के लिए आपको बस आसान तरीका आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb of 20 minute, amount of electric charge निकालना है। तो यदि चार्ज का आप जानते हैं, चार्ज बराबर क्या होता है, IT, करंट आपको 0.5 यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2, टाइम आपको 20 मिनट दे रखा है, तो 20 मिनट्स आपको, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपको SI में दे रखा है, तो आपको टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, SI में। तो 20 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा 600 कूलाम, आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ बीकर, देखो यहाँ ब्रेकर लिखा है, ये बीकर है ना, ये क्या होगा आपका बीकर होगा, ऑफ अ वाटर, व्हेन द आइस मेल्ट द वाटर लेवल विल बी। अब सुनिए ध्यान से, यदि किसी ग्लास में पानी है, सपोज वट ये कुछ पानी है, आप इसमें आइस क्यूब डाला, तो सुने ध्यान से, अब सुने, जैसे आप आइस क्यूब डालोगे तो थोड़ा सा इसका लेवल क्या करेगा, राइज करेगा इनिशियली, जरा सुने ध्यान से, इनिशियली, उसकी बात नहीं कर रहा। अब बोलेगा कि यदि आइस आपका जो क्यूब है पूरे के पूरा क्या होगा, मेल्ट हो गया, तो लेवल ऑफ वाटर बताओ। अब सुने ध्यान से, जब आपका आइस क्यूब पहले ग्लास के अंदर गया होगा तो उसने अपने वॉल्यूम को पहले ही वाटर को क्या कर दिया होगा, डिस्प्लेस कर दिया होगा। फिर से सुने, कोई भी आइस क्यूब यदि ग्लास या किसी भरे हुए बर्तन के अंदर जाएगा तो पहले ही अपने वॉल्यूम जितना उसका साइज है उतने के वाटर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब अगर मेल्ट भी होगा तो उसने ऑलरेडी उतना वाटर क्या कर चुका, वो डिस्प्लेस कर चुका है, इसलिए उसके लेवल में चेंज नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा, रिमेन दी सेम। नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MBR sin थीटा। ठीक, अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पूछी है तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, R ओमेगा। देखो ध्यान से, V बराबर क्या होगा, R ओमेगा। तो V की जगह क्या रख देंगे हम, R, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा sin थीटा। अब देखो L का ओमेगा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम जानते हैं यदि y प्रोपोर्शनल टू x होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, पहला ही ग्राफ आपका सही है। तो एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन जो बनेगा ग्राफ के माध्यम से वो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे आसान है, आपसे पूछा गया ये इस तरफ आपको क्या लिखे, फिजिकल क्वांटिटी लिखे, इस तरफ उनका क्या लिखा है, आपका डायमेंशंस लिखा है। तो प्लैंक कांस्टेंट का पहले का डायमेंशन निकालते हैं। हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से E बराबर क्या होता है, h न्यू, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो h बराबर क्या होगा, E बाई न्यू। E क्या है, एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर T की पावर -2।
ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी इनवर्स, क्लियर, क्योंकि 1/t होता है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, तो क्या होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, क्योंकि -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो -2 +1 कितना। अब सुनिए ध्यान से, ए का कहां पे होगा, ml स्क्वायर टी की पावर, ए का थर्ड मैच कर रहा है। अब आप देखो ए का थर्ड कहां मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा है, और जगह नहीं है, देखो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब वहां पे आपको चेक नहीं करना कि दूसरे का कर रहा है या नहीं करना, आपको एक मिल गया तो आप उसी को लेके आगे चलेंगे, क्लियर। ये करने का तरीका एग्जाम में। अब लिखा कोलिजन को लेके बात की गई कि देखो इलास्टिक कोलिजन लिखा, इनइलास्टिक कोलिजन लिखा, एक्सप्लोजन लिखा, प्लास्टिक कोलिजन। अब आपको कुछ चीजें पकड़नी है कि जो कोलिजन होते हैं जनरली 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो जो लिखा है यहाँ पे लिखा है इलास्टिक, है ना, जो लिखा है इलास्टिक, इनइलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन। सुने ध्यान से, इलास्टिक कोलिजन यानी कि जो सर काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक क्या होनी चाहिए, बराबर। इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ध्यान रखेंगे, नॉट कंजर्व। प्लास्टिक में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, नॉट कंजर्व, ठीक है सर। पहचान कैसे की जाएगी, ये जो ई लिखा है इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यदि E बराबर 1 है तो इलास्टिक कोलिजन, और यदि E 0 और 1 के बीच में है तो उसे बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन, और यदि E बराबर 0 है तो उसे बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन। फिर से सुने सर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है, टाइप ऑफ कोलिजन की बात करता है। यदि E बराबर 1 हुआ तो आपका इलास्टिक, यदि E बराबर 0 और 1 के बीच में है तो वो क्या कहलाएगा, इनइलास्टिक कोलिजन, और यदि E बराबर क्या है आपका 0 है तो उसे बोलेंगे प्लास्टिक कोलिजन। फिर से सुनिए, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का वेलोसिटी का डिफरेंस कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे, प्लास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, इसलिए उसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो क्या हो जाता है, 0, इसलिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाता है, उसमें भी 0 हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इलास्टिक कोलिजन का मतलब E बराबर क्या होगा, 1। अब आप देखेंगे A का 1 कहां पे मैच कर रहा है, तो सीधा सीधा A का 1 A पे ही मैच कर रहा है, तो B का क्या होगा 2, बिल्कुल सही है, और C का क्या होगा 3, एक्सप्लोजन में क्या होगा, E बराबर क्या होगा 1 होगा। देखो A का थर्ड आना चाहिए, तो A का थर्ड D में है, सॉरी A का थर्ड क्या होगा, D में होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो E बराबर क्या होगा 1 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर D आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड व्हाइल पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब पूछा गया कि यदि कोई लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट का मतलब अपने रूट से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, जैसे सपोज करो ऐसी रह गई तो ऐसी आ गई, है ना। ऐसा क्यों होता है, मतलब हम ये तो जानते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रूट से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, इसी फिनोमेना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों को यहाँ पे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, एक तो चौथा कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो सही बात है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि डेंसिटी ऑफ ग्लास इज हायर देन दैट ऑफ एयर, इसलिए वहां पे लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे, अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, और डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए आंसर आपका सही होगा, डी नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको बताना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यदि आपको लीनियर वेलोसिटी दी रहती और आपसे पूछा जाता लीनियर काइनेटिक एनर्जी या नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी, तब तो क्या होता, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यदि बात रोटेशन की हो तो सुनिए ध्यान से, हाफ मास की जगह काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v की जगह काम करेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो आंसर हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, रोटेशन यदि कराना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m की जगह और v की जगह क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब सुनिए ध्यान से, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब चेक क्या करना है सर, देखो ध्यान से, ये वाला रूट क्या होगा सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 6 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 6 ओम, और वो 6 और ये 6 होंगे आपके पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 3 ओम आएगा। अब आपका जो सर्किट बनेगा, देखो इस सब की जगह मैं 3 ओम का लगा सकता हूं, तो ऐसा एक सर्किट बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा। ये ए और बी पॉइंट आपके, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, ये बी पॉइंट और ये क्या है ए पॉइंट। अगेन आप देखेंगे ये तीनों आपस में क्या है सीरीज में, तीनों के इक्विवेलेंट क्या आएगा 9। अब जो फाइनल सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ, देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा बना,
ये कुछ इस तरीके से आपका सर्किट बनेगा। ये ए पॉइंट है और ये क्या आपका बी पॉइंट, इसके जगह हमने लिख दिया 9, ये क्या आ गया 3 और ये क्या आ गया 3। अब आपसे पूछा गया इस सर्किट का इक्विवेलेंट, तो अब देखो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं आपके सीरीज में, तो फाइनल जो सर्किट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इन दोनों की जगह हमने 1 लगा दिया, ये ए पॉइंट है और ये आपका क्या है बेटा बी पॉइंट है, तो ये है 6 और ये है 9। अब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो क्या होगा 1/9 प्लस 1/6। आप इनका अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 18, तो 2 + 3 तो आएगा 5/18 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/r, तो r बराबर क्या आएगा 18/5, तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ए और बी का क्रॉस पूछा गया, या गलती ना करें आप फिर से, तो ए और बी का क्रॉस पूछा तो पहले पूरे सर्किट को सॉल्व करेंगे, वो दोनों वो जो पूरा इक्विवेलेंट आएगा इसके साथ क्या होगा पैरेलल में होगा, तब हम पैरेलली उसे सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट मैच द एंट्रीज ऑफ लिस्ट 1 टू द एंट्रीज ऑफ लिस्ट 2। अब यहां देखा पोटेंशियोमीटर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, रेसिस्टिविटीज, यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, अगर एक भी आ जाता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे रेसिस्टिविटी का कहीं ना कहीं लेना होता है कंडक्टिविटी, यानी कि जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है कम होती है, ऐसा रिलेशन होता है। रेसिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कंडक्टिविटी होता है, तो ध्यान रखेंगे, यानी कि यहाँ पे रेसिस्टिविटी मैच करेगा कंडक्टिविटी से। अब सी का 4 कहां मैच कर रहा है, तो देखो सी का 4 केवल डी ऑप्शन में ही मैच कर रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखो सी का 3 नहीं मैच करेगा, सी का 1 मैच नहीं करेगा, सी का अगेन 3 मैच नहीं करेगा, तो सी का 4 मैच करेगा। इसी बात पे आप और भी चीज आएंगे, जैसे डी का क्या है 2 है, तो रिलैक्सेशन पीरियड क्या होगा ड्रिफ्ट स्पीड होगा। अगेन बी का क्या होगा 1 होगा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे पोस्ट ऑफिस बॉक्स काम करेगा। पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर एक तरीके से क्या मेजर करता है वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लिखा फोटो सेल आर यूज फॉर दी, तो देखो फोटो सेल जनरली क्या देख तो सर ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट, जो आपकी जो स्ट्रीट लाइट होती है अपने आप ही ऑन होती है और अपने आप ही क्या होती है ऑफ होती है, वो किस पे काम करते हैं फोटो सेल्स पे काम करते हैं। दूसरा इसका उपयोग रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सिनेमा फिल्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये बी और सी दोनों क्या होंगे सही होंगे। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोथ बी एंड सी फोटो सेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट, इफ अ स्मॉल रेन ड्रॉप फॉल थ्रू एयर, आप सुनिए जब भी कोई रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो जो आपका एटमॉस्फेयर उसमें एयर है, एयर की क्या होगी विस्कोसिटी होगी। तो जब भी कोई स्पेरिकल चीज विस्कोसिटी वाले मीडियम में आती है तो पहले तेजी से आता है, एक समय बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर आपका जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी फोर्स लगाएगा, एक समय बाद ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उस समय उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि जब भी कोई रेन ड्रॉप आएगा तो पहले तो तेजी से आएगा, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन ड्यू टू विस्कस फोर्स की वजह से जो कि मोशन के अपोजिट लग रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a fly sitting on an objective of a telescope pointed towards the moon, what effect is expected in a photograph of the moon taken through the telescope। पहले तो आप टेलीस्कोप जानिए, टेलीस्कोप क्या होता है सर, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका कॉन्वेक्स लेंस का, है ना, एक रिफ्रैक्टिंग होता है और क्या होता है रिफ्लेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमसे ऑब्जेक्टिव की बात की गई तो हम ये ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आई लेंस है। एक और बात, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या होगी कम होगी एज कम्पेयर टू आई लेंस है। अब बोला गया कि यदि पे यहाँ पे कोई बर्ड बैठ जाए तो बताओ वो क्या इमेज में क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे यदि किसी भी टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस में कोई बर्ड बैठ जाएगा तो आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके क्या हो जाएगी कमी आ जाएगी, जितनी लाइट पहले आ रही थी अब नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। तो अब बर्ड बैठ चुकी है तो उतनी लाइट नहीं आएगी तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। सेम वही केस है कि यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस के आप ऐसे छुपा दोगे तो इमेज तो बनेगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखेंगे जो देयर इज अ रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, जो क्वालिटी है इमेज की उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी कम हो जाएगी, बाकी इमेज पूरी बनेगी। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड। आपके देखिए ट्रांसफॉर्मर किसके बने होते हैं सभी को पता है, ये बने होते हैं आपके सेमीकंडक्टर के, लेकिन आपको क्या करना है, नहीं ट्रांसफॉर्मर नहीं है ट्रांजिस्टर ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर एसी के लिए काम करता है।
अगर आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करेगा म्यूचुअल इंडक्शन पे। जनरली हम क्या करते हैं, जो एसी वोल्टेज होता है उसको कम ज्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन कौन से, स्टेप अप, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यदि आपको वोल्टेज बढ़ानी है तो आप लगाएंगे स्टेप अप, यदि आपको वोल्टेज घटानी है तो आप लगाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कुल मिला के ये क्या कर रहा है, एसी वोल्टेज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कम ज्यादा करता है। तो हम लिखेंगे टू ऑब्टेन अ सुटेबल एसी वोल्टेज, उसके लिए आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजिस्टर, जिसकी हम बात कर रहे थे। ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, तो जनरली जो ट्रांजिस्टर बने होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, है ना, आपने सुना होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, एन क्या होता है, सेमीकंडक्टर, पी भी क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, और एक ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं। हम इनमें क्या मिलाते हैं, इंप्योरिटीज मिलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, डोप्ड सेमीकंडक्टर से बने होते हैं कौन से, आपके ट्रांजिस्टर। मॉक टेस्ट फिजिक्स, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है आपका एक नज़र में आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे और कहीं ना कहीं आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। जय हिंद।